वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म से जो भी संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको आज हम लोग कर लेंगे क्लियर। ठीक, तो प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए प्रिज्म के बारे में शुरू करते हैं। ठीक, तो आज शुरू कर रहे हैं प्रिज्म। तो देखो प्रिज्म होता क्या है। सबसे पहले प्रिज्म में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। यही टॉपिक 4 इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये क्लियर तुम लोग का होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं 4 में से पूछेगा। ठीक, तो सबसे पहला प्रिज्म क्या होता है ये समझेंगे, फिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये समझेंगे, फिर न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है और उसके आधार पे जो प्रिज्म का जो सूत्र बनता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का उसको समझेंगे। और फिर समझेंगे प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे हो जाता है, कि प्रिज्म से जब प्रकाश श्वेत प्रकाश को हो जाते हैं तो 7 अपने 7 रंगों में टूट जाता है। जो उसके 7 अवयवी रंग होते हैं उनमें वो क्या हो जाता है, अलग अलग टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है ये सब आज सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है ये समझो। तो प्रिज्म उसे कहते हैं दो असमांतर रेखाओं या दो असमांतर पृष्ठों के बीच का पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। जैसे कि ये समांतर और असमांतर समझ रहे हो, समांतर क्या होता है और असमांतर क्या होता है। अगर जो ऐसे दो चीज है, दो रेखाएं या दो पृष्ठ, तो उनको क्या कहते हैं, समांतर। चाहे इस दिशा में सीधे चले जाएं चाहे नीचे चले जाएं, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। लेकिन असमांतर क्या होता है, जब ऐसे हो जाए, मतलब कि वो एक दूसरे को काट दे, कहीं आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर, कहीं जब काट देंगे तो वो कहते हैं असमांतर है। तो जब दो असमांतर पृष्ठ होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे हैं तो जाके ऐसे मिल जाएंगे। तो देखो दो असमांतर पृष्ठ बन गए। तो जब दो असमांतर पृष्ठों के बीच में कोई पारदर्शी माध्यम होता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे बना है कि नहीं, तो ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म का एकदम आसान परिभाषा ये है कि जब दो असमांतर पृष्ठों के बीच पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जैसे कि ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है, दोनों ऐसे हैं, असमांतर हैं, ये पारदर्शी, इनके बीच का जो माध्यम होगा जो पारदर्शी है तो ये क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिज्म, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो प्रिज्म समझिए, किसी प्रिज्म में 3 आयताकार पृष्ठ होता है। जैसे इधर का एक हो जाएगा, एक उधर का हो जाएगा, एक नीचे का हो जाएगा। 3 कैसे पृष्ठ है, आयताकार। देख लो ये आयत बन रहा है कि नहीं, एक आयत बन रहा है। तो एक आयत इस तरफ रहेगा, एक आयत उस तरफ, एक आयत नीचे की तरफ। किसी प्रिज्म में 3 आयताकार पृष्ठ होंगे और 2 वृत्ताकार, एक इधर होगा और एक पीछे की तरफ होगा कि नहीं। ठीक, इतना समझ लो। अब एक प्रिज्म कोण होता है। क्या क्या होता है प्रिज्म में ये समझो। तो इसमें जितने भी होते हैं 3 इसमें तो लोगों की नहीं, एक उधर 3 तो है ना आयताकार, एक नीचे की ओर है, एक इधर की ओर, एक उधर की ओर, 3 आयताकार तल है। और तीनों आयताकार तलों को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि उन्हीं से ही प्रकाश क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। तो उन्हें क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। अब ध्यान से समझो, अपवर्तक पृष्ठ तो समझ गए, इसमें 3 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, लेकिन अब प्रकाश का अपवर्तन 2 ही पृष्ठ से होगा। तो इसीलिए कोई भी 2 हम कर सकते हैं, या तो इसको कर दे या तो इसको कर दे। लेकिन उसके अनुसार 2 अपवर्तक पृष्ठ के अनुसार ही इसका निश्चित होगा, इसका क्या प्रिज्म कोण निश्चित होगा। अगर जो इससे अपवर्तन हो रहा है तो इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। अगर जो इससे और इससे होगा क्या अपवर्तन, तो इसे कहेंगे प्रिज्म कोण। अगर जो इससे और इससे होगा तो इसे कहेंगे प्रिज्म कोण। तो हम प्रिज्म कोण को ए से दर्शाते हैं और प्रिज्म कोण की परिभाषा ऐसे कर सकते हैं कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अब अपवर्तक पृष्ठ किसे कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये हो गया। वीडियो पॉज करके हमारी जो हम परिभाषा बता रहे हैं उसको धीरे धीरे लिख लेना हेडिंग डाल के। अब आगे देखो, ये हो गया इतना। प्रिज्म हम क्लियर कर दिए कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 असमांतर पृष्ठों के बीच में होता है। इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं नोट किया हो तो पीछे जाकर नोट कर लेना। पीछे का मतलब बैक। जब देखो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो हम एक प्रिज्म बना देंगे। अच्छा, जब भी प्रिज्म तुम लोग की किताब में मिलेगा तो ये 3D इमेज हम बनाए। कैसे बनाए, 3D। और तुम लोग देख लेना 3D का मतलब कि प्रिज्म देखे हुए तो ऐसा दिखाई देगा, त्रिभुज नहीं वो होता है, ऐसा होता है। तो अब जो तुम लोग की किताब में मिलेगा तो त्रिभुज जैसे मिलेगा। जब भी तुम लोग प्रश्न हल करोगे तो यही वाला प्रिज्म बनाएगा त्रिभुज जैसे।
तो यहाँ पर लिख देना प्रिज्म कोण, क्या है प्रिज्म कोण ए। अब हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं, इससे क्या कराएंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो हम एक श्वेत प्रकाश को भेज दिए, ये श्वेत प्रकाश गया। अब ये क्या है ठोस है, कांच का होता है, ये किसका होता है कांच का। अभी जब इस कांच में प्रवेश करेगा तो अपवर्तित होगा कि नहीं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपवर्तित होगा ही होगा, क्योंकि अपवर्तन यही कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो अब ये विचलित होगा, यहाँ पहुंच गया, जहाँ पहुंचेगा वहां पे तुरंत कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का कोण बनाते हुए एक अभिलंब खींच दिया जाएगा। क्या खींचा जाएगा अभिलंब। तो इस तल पे हम 90 अंश का कोण इस बनाते हैं लंबवत खींच देंगे, लो लंबवत खींच देंगे। क्या हो गया, ये क्या हम बना देंगे, ये हम बना दिए इस पे अभिलंब, क्योंकि जहां पर ये जाके मिलेगा तुरंत उस तल पे क्या बनता है एक अभिलंब। अब ये इसको सीधे जाना चाहिए था, इस रेखा को मतलब इस किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, नहीं तो अपवर्तन कहाँ होगा, जब सीधे चला जाएगा तो अपवर्तन नहीं होगा। अब ये मुड़ जाएगी, इसे चली जाएगी, चली गई यहाँ। अब यहाँ फिर अब बाहर निकलेगी, फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाह रही है, चाह रही नहीं। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम फिर जाएगी तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा अभिलंब। तो अब इस तल पे हम लंबवत एक अभिलंब बनाएंगे। ठीक बताओ ये 90 अंश का होगा कि नहीं, इस पे होगा ना, उसी तरह से यहाँ पर भी 90 अंश का होगा, इस तल पे होगा ना। हाँ तो ये याद रखना। अब यहाँ हो गया, अब ये गया। अब बताओ अगर ये सीधे चली जाएगी तो कोई मतलब अपवर्तन होगा नहीं होगा, तो यह माध्यम से अब झुकेगी, मतलब अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी। तो क्या होना चाहिए, हम पढ़े हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। कहाँ भागती है अभिलंब से दूर भागती है। तो लो अब सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से क्या करेगी दूर भाग जाएगी। इसका मतलब उधर नहीं झुकेगी, इधर झुक जाएगी, झुक गई। तो ऐसे होता है प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा। हो गया, देख लो एकदम कैसे कैसे लिख दिए हैं, लिखने की नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बनता है प्रिज्म और अपवर्तित किरण। इसको हम क्या कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे आपतित किरण। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और इसे कौन सी किरण कहेंगे निर्गत किरण, निकल के जो जाती है। आई कौन सी किरण है, यह है अपवर्तित किरण। विचार देखो अपवर्तित किरण कहेंगे, यह है निर्गत किरण, यह है आपतित किरण। बात समझ में आ गया। तो इसके आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, इसको आई से दर्शाते हैं। ठीक, जो ये है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण अपवर्तन कोण, कोण 8 करता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। जो ये सीधे जा रही है सीधे इसको जाने देंगे ऐसे, और उसी तरह से इसको हम पीछे की तरफ हम सीधे बढ़ा देंगे। जो आगे इधर निकल गई इसी को हम सीधे पीछे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। अब यहाँ पे इनके बीच एक कोण बनेगा, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण कहेंगे विचलन कोण। इसे डेल्टा से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं डेल्टा से। इसको हम क्या कहेंगे विचलन कोण। याद रखो इस प्रिज्म के अपवर्तन में यही तो मेन है, विचलन कोण क्या होता है। क्या विचलन कोण क्या होता है, तो विचलन कोण समझिए। विचलन कोण किसे कहेंगे आपतित किरण तथा निर्गत किरण। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के द्वारा जो कटान बिंदु होता है उसी पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा इसका लिख सकते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट देते हैं और उस बिंदु पर एक कोण बनता है जिसे क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से दर्शाते हैं। समझिए इतना, विचलन कोण परिभाषा लिख लेना जो बोले हैं। अब देखो विचलन कोण हो गया, तो ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। क्या समझेंगे, देखो आराम से समझो। जब हम ये जो हमारा आपतन कोण है इसका मान धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे। क्या करेंगे, इसका मान जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बढ़ाने का मतलब कि मान लो ये 30 अंश है तो धीरे से 31 अंश करेंगे, फिर 32 अंश, 33 अंश, 34 अंश, ऐसे धीरे धीरे जब बढ़ाएंगे ना तो शुरुआत में क्या होता है इसका मान घटने लगेगा। किसका मान विचलन कोण का मान, किसका मान डेल्टा का मान घटने लगेगा।
क्या करेगा, घटेगा। हाई बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रही है। जब इसको बढ़ाते जाएंगे तो घटता जाएगा और फिर एक निश्चित सीमा तक वो जाके रुक जाएगा। क्या करेगा, रुक जाएगा। मान लो बढ़ाते जा रहे हैं और घटते जा रहा है। मान लो ये 30 था, ये था 15 था, क्या था 15 था, ये 30 था और ये क्या था 15 था। बात समझ में आ रही है। अब इसको हम बढ़ा रहे हैं, 31 कर दिए तो 15.5 हो गया, 32 कर दिए तो 15.5 हो गया, 14.5 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 13 हो गया, 11 हो गया, 9 11 के बाद मान लो 10 हो गया, और 10 पे जाकर क्या हो गया, रुक गया। 10 पे जब हम इसको मान लो कर दिए 40, क्या कर दिए 40 कर दिए तो वो 10 हो गया। अब इसको हम 41 कर रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब अब घट ही नहीं रहा है, अब उस पर रुक गया है। और जब हम 42 कर दिए तो अब तो ऐसा बढ़ने लगा, 43 कर दिए फिर बढ़ने लगा, 44 कर दिए फिर बढ़ने लगा, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मतलब एक निश्चित एक न्यूनतम वैल्यू तक गया था, अब फिर धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। एक निश्चित मान तक जाएगा, आप फिर क्या करने का, बढ़ने लगेगा। तो जब एकदम न्यूनतम जहां तक गया था फिर बढ़ने लगा, तो उसी कोण को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। वो तो विचलन कोण ही है, लेकिन न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं कि उसका न्यूनतम मान, विचलन कोण का वह मान जिससे वह अधिक विचलित नहीं होता, उससे कम वह विचलित नहीं हो सकता है, उतना हो ही सकता है, उससे कम नहीं, सबसे कम। समझ रहे हो। जब हम अच्छा विचलन कोण का परिभाषा कैसे लिख सकते हो, न्यूनतम विचलन कोण का, कि वह कोण, वह आपतन कोण, कौन सा, वह आपतन कोण जिस पर विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक, वह आपतन कोण का मान जिस पर विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा लिख लेना। अब ध्यान से देखो, न्यूनतम विचलन कोण अब पूछता है कि न्यूनतम विचलन, अच्छा न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से दर्शाते हैं, इसको तो डेल्टा से दर्शाएंगे, लेकिन न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से दर्शाएंगे। ठीक, अब देखो न्यूनतम विचलन कोण और पूछेगा कि कांच का, मान लो ये जो हमारा प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक n है, तो पूछेगा न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तनांक, न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तनांक, इसमें नहीं दिया, न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तनांक में संबंध पूछेगा। क्या पूछेगा, संबंध पूछेगा। तो न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में संबंध कैसे बताएंगे, पूछेगा क्या कि न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण के बीच में क्या संबंध होता है। तो एक सूत्र होगा, उसको सूत्र को याद करना पड़ेगा तुमको। इसका निगमन 12 में कराया जाता है, 10 में इसका निगमन नहीं है, तो याद कर लेना केवल। क्या, डेल्टा एम, अच्छा n बराबर होता है साइन, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2, 3 में साइन a बाई 2। ये हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक रहेगा, जो हमारा प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक, तो ये हो गया हमारा सूत्र। अब प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है ये समझो। अच्छा, इसमें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेना, इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। और पढ़े प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। चलो देखो, हम एक प्रिज्म बनाते हैं, बन गया प्रिज्म। अब एक श्वेत प्रकाश भेजेंगे, क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश पुंज भेजेंगे, ऐसे जाएगा, चला जाएगा। अब यहाँ से जाके इसको सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, क्या होगा, विचलित होगा। तो विचलित होगा तो बताओ, सीधे तो जाएगा नहीं, तो सीधे नहीं जाएगा तो इससे नीचे होना जाएगा, नीचे जाएगा, तो ठीक है सीधे नहीं जाएगा। अब यहाँ से विचलित होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से इतना ये जाएगा, मान लो इतना पर सीधे जाता, अगर जो विचलित नहीं होता तो सीधे जाता। तो यहाँ से ऐसे ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये गया, ये 7 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक, अब बताओ
सबसे कम कौन विचलित हुआ है? सबसे कम विचलित होने का मतलब जाना था इसको सीधे तो तनी सा ई मुड़ा है तो तनका विचलित हुआ है, उससे ज्यादा आई मुड़ गया है, उससे ज्यादा तभी इसमें विचलन आ गया, उससे ज्यादा ये मुड़ गया, उससे ज्यादा तभी इसमें विचलन आ गया, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा ये मुड़ा है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? ये वाला। तो ये कौन सा रंग है इसको कैसे पता चलेगा? तो ये अलग अलग कर देता है। अगर जो हम एक प्रिज्म ले लें और सामने एक पट्टी रख लें, पट्टी का मतलब कोई भी वस्तु जो उसको प्रकाश को वहीं पर रोक दे, पीछे न जाने दे, तो उस पर हम एक पट्टी ले लें, यहाँ प्रिज्म ले लें और उस पर हम प्रकाश का किरण जाने दें, तो इस पर एक क्या बनेगा? वर्णों का विक्षेपण बन जाएगा। वर्णों का क्या बन जाएगा? विक्षेपण। मतलब इस पर वर्ण बिछ जाएंगे। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या आता है? वर्णों को बिछा दो, यानी वर्ण मतलब रंग, रंगों को बिछा दो, तो रंग क्या होने जाएंगे? इस पे बिछ जाएंगे। तो पहले देखोगे तो लाल रहेगा, फिर लाल के बाद क्या कहते हैं, लाल के बाद विबग्योर होता है ना, तो लाल के बाद आ जाएगा ऑरेंज आएगा, फिर येलो आ जाएगा, ऐसे आएगा। सबसे नीचे कौन आएगा? वायलेट आ जाएगा। सबसे नीचे क्या आ जाएगा? वायलेट। कौन आएगा? वायलेट। तो यहाँ वायलेट और यहाँ लाल, ऐसे बनेगा, पट्टी बन जाएगी। अब उसी तरह से यहाँ पर पट्टियाँ बन रही है। यहाँ पर मान लो हम ला कर रख दिए, एक क्या रख दिए हैं कुछ जो हम कर रहे थे पट्टी, चाहे कोई वस्तु ला कर रख दिया, तो इसी पर क्या बनेगा? 7 गो रंग दिखाई देगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन दिखाई देगा? रेड। फिर क्या दिखाई देगा? यहाँ से नीचे देखो, सबसे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर विबग्योर, येलो। ये वाई का मतलब क्या है? येलो। अर्थात हम लिख सकते हैं वायलेट का मतलब होता है बैगनी, बैगनी। फिर ये क्या है? इंडिगो मतलब जामुनी, जामुनी। फिर ब्लू मतलब नीला, फिर हरा, ग्रीन, फिर पीला, फिर कैसा बन जाएगा? ऑरेंज, संतरा कलर, अर्थात हम कह सकते हैं नारंगी। क्या कर सकते हैं? नारंगी। फिर कैसा बनेगा? लाल। बात समझ में आ गया? तो प्रकाश का, अच्छा यहाँ देखो, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये ना हम पढ़े। तो हम क्या कहेंगे? जब श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश श्वेत प्रकाश पुंज, श्वेत प्रकाश किरण, क्या है? श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश, प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में बिखर जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब रंग होता है, याद रखना। विक्षेपण मतलब बिछा देना। वर्ण को बिछा देना, क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो किसी वस्तु द्वारा वर्ण को बिछा देना, यह वस्तु है, बिछा दे रही किसको? वर्ण को बिछा दे रही, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होते हैं। तो ये हमारा वर्ण विक्षेपण हो गया। अब ध्यान से देखो, वर्ण विक्षेपण में कैसे कैसे कितना, ये पूछ लेता है कि प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, सबसे अधिक किस रंग का मतलब विचलन होता है और किस रंग का कम विचलन होता है। तो सबसे अधिक किस रंग का विचलन हो रहा है? बैगनी रंग का, और सबसे कम लाल रंग का। ऐसे पूछेगा कि प्रिज्म का अपवर्तनांक, क्या पूछेगा? प्रिज्म का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग के लिए सबसे कम। बात समझ में आ रहा है? अपवर्तनांक का मतलब मोड़ने की शक्ति। अपवर्तनांक का मतलब मोड़ने की शक्ति। तो किस रंग के लिए प्रकाश मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होगा? बताओ, सबसे अधिक मोड़ने की शक्ति किसके लिए है? बैगनी को। बैगन पे अधिक मोड़ दे रहा है ना, तो शक्ति इसके पास अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक, और लाल रंग को कम मोड़ा है तो शक्ति कम है लाल रंग को मोड़ने के लिए। तो हम कह देंगे प्रिज्म के लिए लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कम होता है। तो बात समझ में आ गई इतना?